महाभारत युद्ध का पहला दिन। दोनों सेनाएं संग्राम के लिए आमने सामने जा डटी। युद्ध शुरू होने को ही था कि युधिष्ठिर रथ से उतरकर कौरवों की सेना में घुस गए और जाकर गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म आदि को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। इधर चिंतित अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, भगवान महाराज यह क्या कर रहे हैं? इस पर कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर ने गुरुजनों के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त कर आधा महाभारत जीत लिया। इससे विपक्ष के श्रेष्ठ जनों की हार्दिक सद्भावना हमारे पक्ष में आ गई। उस ओर केवल उनका शारीरिक पुरुषार्थ ही रह गया है। आधा महाभारत शेष रहा। उसे जीतने के लिए अब तुम सब युद्ध प्रारंभ करो। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए लेख लेकर उपस्थित हैं। आज का लेख है प्रकृति का सामीप्य ले, मौसम का पूर्वानुमान पाएं। मित्रों, मौसम सदियों से भारतीय जनजीवन के साथ गहराई से जुड़ा है। मानसून के आगमन की सूचना इन्हें बहुत पहले से मिल जाया करती थी। यह अनुमान लगभग सही हुआ करता था। यह इतना सटीक होता था कि पता चल जाता था मानसूनी बरसात कब, कहाँ और कितनी होगी। तब इनके पास कोई अत्याधुनिक उपकरण नहीं थे। वे बिना किसी यंत्र एवं तकनीकों से मौसम की भविष्यवाणियाँ करते थे। भारतीय जन इस क्षेत्र में बड़े ही सिद्ध थे और इसके लिए वे अपने अनुभव का प्रयोग करते थे। उन्हें यह अनुभव एवं अंतर्ज्ञान प्रकृति के साथ गहरे तादात्म्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त था। परंतु आज पर्यावरण और मानव जीवन के बीच बढ़ती खाई के कारण आधुनिक संयंत्रों से भी मौसम के मिजाज का पता नहीं लग पा रहा है। मानसून की भविष्यवाणियाँ कहावतों के रूप में भी प्रचलित थीं। इस संदर्भ में सबसे अधिक चकित करती हैं आज से 200 साल पहले रची गई घाघ की कहावतें। घाघ को देश का पहला ग्रामीण कवि कहा जाता है। उन्होंने किसानों की आम जिंदगी में उपयोग में आने वाले ढेर सारे गुणों को कहावतों के रूप में लिखकर लोकप्रिय किया। मानसून और बरसात की भविष्यवाणी भी उनकी कहावतों का विषय बनी। माघ सुदीजो सप्तमी, बिज्जू मेह हिम होय, 4 महीना बरसती, शोक करो मति कोई। अर्थात अगर माघ सुदी सप्तमी को बदली, बिजली और गहरी सर्दी हो तो अगली बरसात में 4 महीने बरसात होगी। किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत अगर माघ बदी, सप्तमी और अष्टमी को बदली हो तो आषाढ़ में निश्चय ही पानी बरसेगा। इस अनुभव को उन्होंने इस तरह अभिव्यक्त किया, माघ जो साते कज्जली, 8 बादर होए, तो आषाढ़ में धूखा, बरसे चोसी जोए। माघ अर्थात जनवरी में ही जून जुलाई की बरसात की भविष्यवाणी कर देना आज के आधुनिक युग में अत्यंत कठिन है। आधुनिक मौसमविद 10 दिन बाद के मौसम का पूर्वानुमान करते हैं तो इसे दीर्घावधि पूर्वानुमान कहा जाता है। ऐसे में घाघ के पूर्वानुमान को कौन सी अवधि माना जाए? वैसे कवि घाघ ने अल्पावधि पूर्वानुमान पर भी कहावतें कही हैं। वे कहते हैं, बोले मोर महातुरी, खाटी होए जू छाछ, मेह मही पर परन को, जानव काछे काछ। अर्थात मयूर विशेष ढंग से बोल रहा हो और मट्ठा जल्दी ही खट्टा हो जाए तो समझो पानी की जलधारा मेघ से गिरने ही वाली है। यह कहावत मोर के व्यवहार पर किए गए गहरे अनुभव से उपजी है। घाघ ने अपनी कहावतों में पशु पक्षियों के व्यवहार और पेड़ पौधों का भी प्रयोग किया है। बोली गोह फूलीबन कास, अब नहीं बरखा के आस। गोह बोलने लगे तथा वन में कास पर फूल आने लगे तो वर्षा की आशा नहीं करनी चाहिए। महाकवि तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में
कास के फूलने पर कमजोर वर्षा की बात कही है। इसी तरह घाघ ने रीवा पक्षी की बोली बोलने की जगह को भी एक कहावत का आधार बनाया। दूर गड़ासा दूरे पानी, निर्भर गड़ासा निजरे पानी। रीवा पक्षी ऊंचे से बोले तो वर्षा दूर समझो, यदि नज़दीक से बोले तो वर्षा निकट जानो। इस तरह घाघ ने मानसून और वर्षा की भविष्यवाणी को कहावतों के रूप में पिरोया है, जिस पर आज भी ग्रामीण जन अधिक विश्वास जताते हैं। जीव जंतुओं के व्यवहार और पेड़ पौधों के फलने फूलने के आधार पर आज भी देश के कुछ भागों में वर्षा का पूर्वानुमान लगाया जाता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के किसान कुकुरमुत्ते की बढ़ती स्थिति को देखकर आने वाले दिनों में बरसात की संभावना व्यक्त करते हैं और इसी को आधार मानकर खेत की जुताई, फसलों की बुआई आदि की तैयारी करते हैं। इस भूभाग पर एक पौधा होता है जिसमें मानसून के आने पर फूल खिलते हैं। मानसून के बाद इसकी पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं। इसके बाद जंगली सूअर इसकी जड़ों को खोद कर निकालता है और बड़े चाव से खाता है। ऐसा हर साल होता है, परंतु सन 1987 में ऐसा नहीं हुआ। सूअरों ने मानसून आने के पहले ही जड़ें खोदकर खा डाली और उसी साल पूरा मध्य भारत पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा। वहाँ भयंकर सूखा पड़ा। ग्रामीण जनों का यह लंबा अनुभव आगत के बारे में सूचना प्रदान करता है। मौसम और पर्यावरण से बड़ी गहराई से जुड़े रहने के कारण जीव जंतुओं में मौसम का पूर्वानुमान उनके क्रियाकलापों में झलकने लगता है। अगर चींटियां अपने बिलों से निकलकर एक कतार में तेजी से आवागमन कर रही हों तो समझा जाता है कि जल्दी ही पानी बरसने वाला है। मेढक भी पानी बरसने से 1-2 दिन पहले ही अपनी लंबी नींद से जागकर टर्राना शुरू करते हैं। इसी तरह कुछ पक्षियों को भी मानसून की भनक लग जाती है और वे अपना घोंसला छोड़कर प्रवास पर चल देते हैं। मानसून के जैव आधारित संकेत सदियों के अनुभव एवं प्रकृति के जुड़ाव से निकलते हैं। अपने देश में कई स्थानों पर कुछ पौधों के फूलों को देखकर मानसून के आगमन की सूचना मिलती है। केरल के किसान कड़ी गर्मी में खिलने वाले अमलतास के सुंदर पीले फूलों पर गहरी निगाह रखते हैं। इनके फूलने के समय के आधार पर ही मानसून के आगमन की तिथि का अंदाज लगाया जाता है। यह अधिकतर मामलों में खरा उतरता है। इसी तरह कुछ पौधे ऐसे हैं जो जल्दी ही पानी बरसने की संभावना होने पर अपनी अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेते हैं और तब तक अपनी पंखुड़ियां नहीं खोलते हैं जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता है। इनके फूलों को देखकर ही किसान अपने कृषि कार्य के दिन के काम की योजना बनाता है। जीव जंतुओं के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी उनके व्यवहारों को देखकर की जाती है। छत्तीसगढ़ के बरमकेला क्षेत्र के किसान गाय एवं बैल के क्रियाकलापों को देखकर वर्षा की पुष्टि करते हैं। मानसून आने से पहले गायें मिट्टी चाटती हैं और बैल और बछड़े अपने शरीर के रुओं को फैलाकर विचित्र ढंग से आवाज़ें निकालते हैं। यह घटना केवल वर्षा आने से पहले ही घटती है, परंतु अनुभवी किसान इससे वर्षा का आकलन कर लेते हैं। सूखे के दौरान आश्चर्यजनक ढंग से जानवरों के ये क्रियाकलाप शांत हो जाते हैं। इसी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर वर्षा से पूर्व कुत्तों को समूह में भौंकते देखा गया है। भौंकने का यह अंदाज अन्य समय की अपेक्षा अलग होता है। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जरिए मौसम का पूर्वाभास कपोल कल्पना मात्र नहीं है। पिछले वर्ष सुनामी की कहर से बचने वाले लक्षद्वीप के आदिवासी एवं जंगली जानवरों ने समय पूर्व इसका अनुमान लगा लिया था। इन घटनाओं के पीछे विशुद्ध विज्ञान है। वस्तुतः वातावरण की सर्दी गर्मी, वहाँ की चाल एवं नमी, वातावरण के दाब और मिट्टी की नमी जैसी तमाम स्थितियों का संपूर्ण जीव जगत के क्रियाकलाप पर गहरा असर पड़ता है।
अतः वातावरण में उपयुक्त नमी और तापमान होने पर ही फूल समय पर खिलते हैं, अन्यथा नहीं। जीव जंतु मौसम के परिवर्तन के प्रति हमसे अधिक संवेदनशील होते हैं। एक नन्ही सी चींटी वातावरण के प्रति हमसे ज़्यादा सजग रहती है। तिलचट्टा अपनी मूँछों को हिला डुला कर ही धरती के भीतर होने वाली हलचलों का पता लगा लेता है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण पशु पक्षियों और नन्हे जीव जंतुओं को मानसून का पता हमसे कहीं पहले चल जाता है और वे इसके आधार पर अपना व्यवहार भी बदल लेते हैं। उन्हीं बदलावों को पारखी नज़र से देखकर मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। हमारे देश में मानसून की पहली गैर सरकारी भविष्यवाणी सन 1881 में H.F. ब्लैनफोर्ड द्वारा की गई। वे भारत सरकार के मौसम विशेषज्ञ थे। यह भविष्यवाणी उन्होंने निजी तौर पर बसंत के दौरान हिमालय पर्वत श्रृंखला पर जमी बर्फ की चादर की मोटाई के आधार पर की थी, परंतु यह भविष्यवाणी और इसके बाद की गई अन्य भविष्यवाणियाँ मौसम को भांपने में सफल नहीं हो सकी। आज की आधुनिक तकनीक 2005 के मौसम के रुख के आकलन में कितना सफल हो पाई, यह किसी से छिपा नहीं है। मौसम का ऐसा परिवर्तित एवं भीषण रुख आखिर क्यों हुआ? इस संदर्भ में मौसमविद मानते हैं कि विकास के नाम पर कुदरत से छेड़छाड़ न की जाती तो शायद मौसम का यह स्वरूप नहीं होता और मानसून की भविष्यवाणी की सदियों पुरानी परंपरा भी जीवित रहती। परंतु विज्ञान और तकनीक को अपनाने की ललक और तेजी से पनपते कुदरती असंतुलन के कारण परंपराओं को उपेक्षित करना शुरू कर दिया गया। ढेर सारे पैरामीटरों की जंजीरों में जकड़े मानसून तकनीक के पूर्वानुमान के गड़बड़ाने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि पर्यावरण के सारे घटकों में संतुलन की कड़ी टूट बिखर गई है। ऐसे में अनुभव और अंतर्ज्ञान आधारित भविष्यवाणी सही साबित हो सकती है। इसके लिए हमारी प्राचीन परंपराओं को आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करना चाहिए तथा साथ ही प्रकृति पर्यावरण को बिगाड़ने से बचाना चाहिए। मगर ऐसा न होकर धरती के पर्यावरण में तेजी से विघटन हो रहा है। वस्तुतः धरती पर सारी मौसमी घटनाएं एक निश्चित कुदरती चक्र में घटती हैं, परंतु जब मानव अपनी काली करतूतों से इस चक्र में व्यवधान उत्पन्न कर देता है तो सब कुछ डगमगा जाता है। ऐसे में किसी मौसमी घटना का सही पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। इसके लिए हमें अपने पर्यावरणीय संतुलन को बरकरार रखना होगा। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।